भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, ये बात हम सब ने कृषि के बारे में जरूर सुनी होगी और ये बिल्कुल सच है। सोचिए, देश की इतनी बड़ी आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पे खेती से जुड़ी है। तो आज हम भारतीय कृषि के हर पहलू को, हर जरूरी बात को अच्छे से समझेंगे। ये जानकारी न सिर्फ हमारे सामान्य ज्ञान के लिए अच्छी है, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए तो ये बेहद जरूरी है। देखिए, कृषि एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब जो खाना हम खाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा यहीं से आता है। और सिर्फ खाना ही नहीं, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल भी तो खेती से ही मिलता है। तो ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के लिए जीने का एक तरीका है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे खेती के प्रकारों से, फिर देखेंगे कि कौन सी फसलें कब और कहां उगती हैं। उसके बाद आजादी के बाद हुए बड़े सुधारों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे फूड सिक्योरिटी और आज के चैलेंजेस की। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। भारत में खेती करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। एक तरफ आज भी लोग हजारों साल पुराने तरीकों से खेती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग भी तेजी से अपनी जगह बना रही है। सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेसिक खेती की, जिसे कर्तन दहन प्रणाली या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि किसान जंगल की किसी एक हिस्से को साफ करते हैं, पेड़ों को जलाते हैं और उसी राख वाली जमीन पर कुछ साल खेती करते हैं। जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट खेती है। और हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इस एक ही तरीके को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में झूम, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दीपा। अब ये नाम एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल यहीं से बनते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस तरह की खेती में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कुदाल और डाव जैसे पुराने औजारों का इस्तेमाल होता है और पूरा परिवार या समुदाय ही मिलकर इसमें काम करता है। तो जाहिर है इसमें पैदावार भी बहुत कम होती है। अब इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। प्रिमिटिव यानी प्रारंभिक और इंटेंसिव यानी गहन जीविका कृषि। जहां प्रारंभिक खेती पूरी तरह से मॉनसून और जमीन की कुदरती फर्टिलिटी पर निर्भर है, वहीं गहन खेती उन इलाकों में होती है जहां आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है। यहां जमीन से ज्यादा पैदावार लेने के लिए सिंचाई और खाद यानी बायोकेमिकल इनपुट्स का जमकर इस्तेमाल होता है। तो खेती के प्रकार समझने के बाद अब देखते हैं कि भारत के इतने अलग अलग मौसमों में क्या और कब उगाया जाता है। ये सेक्शन हमें भारत की एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाएगा। भारत में मोटे तौर पर 3 फसल सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये टेबल बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सीधे सवाल आते हैं। रबी की फसलें जैसे गेहूं सर्दियों में बोई जाती हैं, खरीफ की फसलें जैसे चावल मानसून आने पर बोई जाती हैं, और इन दोनों के बीच गर्मियों में एक छोटा सा सीजन होता है जायद का, जिसमें तरबूज, खरबूजे जैसी फसलें होती हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की सबसे जरूरी खाद्य फसल से, चावल। ये हमारे देश की ज्यादातर आबादी का मेन फूड है। और आपको पता है, चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी है। चावल एक खरीफ फसल है और इसे उगाने के लिए कुछ खास जियोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान, हवा में खूब नमी और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। ये फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये नक्शा हमें दिखाता है कि चावल कहां कहां उगता है। इसके मेन एरिया हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदान, तटीय इलाके और डेल्टा वाले क्षेत्र। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और हरियाणा जैसे कम बारिश वाले राज्यों में भी अब सिंचाई के दम पर बड़े पैमाने पर चावल उगाया जा रहा है। चावल के बाद गेहूं देश की दूसरी सबसे जरूरी अनाज की फसल है। ये खास तौर पर देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों का मुख्य भोजन है। ये एक रबी की फसल है जिसे उगने के लिए ठंडी जलवायु और पकते समय खिली धूप चाहिए होती है। इसके मेन प्रोडक्शन एरिया गंगा सतलुज के मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाले प्रदेश हैं। देखिए, खेती सिर्फ फसलें उगाने तक ही नहीं है, ये सरकार की नीतियों और सुधारों से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो इस सेक्शन में हम आज़ादी के बाद भारतीय कृषि में हुए बड़े तकनीकी और संस्थागत सुधारों पर एक नज़र डालेंगे। आज़ादी के बाद सरकार का सबसे पहला ध्यान भूमि सुधारों पर था। फिर 1960 और 70 में आई हरित क्रांति, जिसने गेहूं और चावल के उत्पादन में क्रांति ला दी। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए,
जैसे पंजाब हरियाणा में जमीन के नीचे पानी का लेवल गिर गया। फिर 80s और 90s में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जैसे संस्थागत सुधार लाए गए। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वो कीमत है जो सरकार फसल बोने से भी पहले अनाउंस कर देती है और कहती है कि बाजार में चाहे जो भी कीमत हो, हम आपकी फसल कम से कम इस दाम पर तो खरीदेंगे ही। इसका मकसद किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना है। ये उनके लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, यानी खाद्य सुरक्षा और वो बड़ी चुनौतियां जिनका सामना आज भारतीय कृषि कर रही है। खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि देश के सभी लोगों के लिए हर समय भोजन उपलब्ध हो, उनकी पहुंच में हो और उसे खरीदने की उनकी क्षमता हो। मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी पौष्टिक भोजन मिलना। इसके ये 3 स्तंभ याद रखिएगा: उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। तो ये फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित कैसे होती है? इसका एक बड़ा जरिया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस। इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदता है। फिर सरकार इसका बफर स्टॉक बनाती है और आखिर में इसे सस्ती दरों पर राशन की दुकानों के जरिए जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। इतने सारे सुधारों के बावजूद आज भी भारतीय कृषि कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया है, दूसरी तरफ खाद वगैरह पर सब्सिडी कम होने से खेती की लागत बढ़ गई है। किसानों पर बढ़ता कर्ज और क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों का खराब होना, ये आज भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो कुल मिलाकर असली चुनौती यही है कि कृषि को लाभदायक भी बनाया जाए और टिकाऊ भी। हमें ये पक्का करना होगा कि किसान न सिर्फ देश का पेट भरें, बल्कि वो खुद भी एक अच्छी जिंदगी जिएं, और ये सब कुछ हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की जान, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी कि कृषि की। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे देश के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। चलिए, इस बड़ी कहानी को समझने की शुरुआत एक छोटी सी प्यारी सी कहानी से करते हैं। ये है रिंझा, जो असम के एक गांव में रहती है। उसे अपने परिवार को जमीन का एक टुकड़ा साफ करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। ये जो तरीका है ना, जिसमें पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है, ये सिर्फ रिंझा के परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि भारत में खेती की एक बहुत बहुत पुरानी परंपरा की झलक है। तो बस रिंझा के उसी छोटे से खेत से लेकर हम सबके घर की थाली तक कृषि का ये सफर कैसा है, चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 2/3। जी हां, भारत की 2/3 आबादी सीधे तौर पर खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि हमारे देश के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए जीने का तरीका है। तो सवाल उठता है कि आखिर कृषि इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे सीधी सी बात तो यह है कि हमारे खाने का ज्यादातर हिस्सा यहीं से आता है। दूसरा, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल जैसे कपड़ों के लिए कपास यहीं से मिलता है। और हाँ, हमारी चाय, कॉफी और मसाले ये तो दुनिया भर में मशहूर हैं और इनके एक्सपोर्ट से देश को अच्छी खासी कमाई भी होती है। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि भारत में खेती का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। ये बिल्कुल एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक छोर पर है बस गुजारे के लिए की जाने वाली खेती, तो दूसरे छोर पे है बाजार में बेचने के लिए बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती। तो चलिए स्पेक्ट्रम के एक सिरे से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। नाम थोड़ा मुश्किल है, पर मतलब सीधा है। ये खेती का सबसे पुराना और बुनियादी तरीका है, बिल्कुल वैसा ही जैसा रिंझा का परिवार कर रहा था। छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, घर के ही लोग मिलकर काम करते हैं और औजार भी एकदम पुराने, जैसे लकड़ी का हल। इस तरीके को कर्तन दहन प्रणाली या अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न ही कहते हैं। होता यह है कि किसान जमीन के एक टुकड़े पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काटकर जला देते हैं। इससे जो राख बनती है वो मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। कुछ साल खेती करने के बाद जब जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो परिवार किसी और जगह जाकर यही प्रक्रिया दोहराता है। और मजे की बात देखिए, इस एक ही तरीके के पूरे भारत में कितने अलग अलग नाम हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम खेती कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में दीपा, मणिपुर में पामलू, ओडिशा में कोमान और राजस्थान में वालरे। ये दिखाता है कि ये तरीका हमारी जड़ों में कितना गहरा है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, गहन जीविका कृषि। ये उन जगहों पर होती है जहां आबादी बहुत ज्यादा होती है और जमीन कम।
यहाँ पूरा जोर इस बात पर होता है कि उसी छोटी सी जमीन से ज्यादा पैदावार कैसे निकाली जाए। इसके लिए जबरदस्त मेहनत, सिंचाई और खूब सारी रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसी नौबत आती ही क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है विरासत का अधिकार। होता यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन परिवार के बच्चों में बढ़ती चली जाती है, तो जो खेत कभी बड़ा हुआ करता था वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। अब उसी छोटे से टुकड़े से पूरे परिवार का पेट पालना है, तो किसान के पास जमीन से ज्यादा निचोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। और अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर, यानी वाणिज्यिक कृषि। यहां मकसद परिवार का पेट पालना नहीं, बल्कि सीधा सीधा बाजार में फसल बेचकर मुनाफा कमाना है। इसके लिए हर वो चीज इस्तेमाल होती है जो पैदावार बढ़ा सके, जैसे हाई यील्डिंग बीज, केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशक और मॉडर्न मशीनें। तो दोनों में फर्क क्या है? यहां देखिए, सब कुछ एकदम साफ है। एक का मकसद है गुजारा करना, दूसरे का मकसद है व्यापार करना। एक में पारंपरिक तरीके और परिवार की मेहनत लगती है, तो दूसरे में आधुनिक तकनीक और पैसा। एक छोटे पैमाने पर होती है तो दूसरी बड़े बड़े खेतों में। ये देखिए, दक्षिण भारत का एक केले का बागान। ये कमर्शियल फार्मिंग का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसे रोपण कृषि या प्लांटेशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही तरह की फसल लगाई जाती है। चाय, कॉफी, रबड़, केला, ये सब इसी में आते हैं। चलिए, खेती कैसे होती है ये तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि कब होती है। भारत में खेती का एक अपना कैलेंडर है, एक अपनी लय है जो मौसम के साथ चलती है। भारत में मोटे तौर पर 3 फसली मौसम है। पहला है रबी, जो सर्दियों में बोया जाता है, जैसे गेहूं और सरसों। दूसरा है खरीफ, जो मानसून की बारिश के साथ शुरू होता है, जैसे चावल और कपास। और इन दोनों के बीच में गर्मियों में एक छोटा सा मौसम आता है जायद का, जिसमें तरबूज और खीरे जैसी फसलें होती हैं। अब जब हम मौसम समझ गए हैं, तो क्यों ना भारत की कुछ खास फसलों से भी मुलाकात कर ली जाए। और शुरुआत करते हैं चावल से। चावल भारत के लिए सिर्फ एक फसल नहीं है, ये करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन है। ये खरीफ फसल है, और आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि चीन के बाद भारत ही दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद आते हैं मोटे अनाज, जिन्हें आप पूरी दुनिया सुपर फूड कह रही है। ज्वार, बाजरा, रागी। नाम भले ही मोटा अनाज हो, पर असल में ये पोषक तत्वों का खजाना है। इनमें आयरन, कैल्शियम और बहुत कुछ होता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम पानी में और मुश्किल हालात में भी उग जाते हैं। और अब कुछ उन फसलों की बात जो सीधे इंडस्ट्री में जाती हैं। हमारी सुबह की चाय और कॉफी से लेकर गन्ने से बनने वाली चीनी और गाड़ियों के टायर में लगने वाली रबड़ तक, ये वो फसलें हैं जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देती हैं। जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ है नॉर्थ ईस्ट में बांस की खेती, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत में केले के बड़े बड़े बागान। ये भारत की कृषि की खूबसूरती है। यहाँ हर इलाके की अपनी मिट्टी है, अपना मौसम है और अपनी एक खास फसल है। विविधता ही हमारी ताकत है। तो कुल मिलाकर रिंझा की ज़ूम खेती की सदियों पुरानी परंपरा से लेकर आज के बड़े बड़े कमर्शियल फार्म्स की आधुनिक तकनीक तक, भारतीय कृषि एक ऐसा ताना बाना है जो परंपरा और आधुनिकता को एक साथ बुनता है और 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जैसे जैसे जमीन छोटी होती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है, क्या हमारी ये प्राचीन प्रथाएं और ये नई तकनीकें, क्या ये दोनों मिलकर आने वाले कल में भारत का पेट भर पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। तो हम आपको इसी अहम सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि भारतीय कृषि को सस्टेनेबल बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए अगला बड़ा सुधार क्या होना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सीखते रहिए।